हेलो स्टूडेंट्स, 20 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 20 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विद सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 20 नवंबर 2024। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय समाचार के साथ, नेशनल न्यूज के साथ। वो नेशनल न्यूज बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल कैबिनेट के इनिशिएटिव्स हैं, प्लान्स हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही हैं वो हम राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंक और वित्त से रिलेटेड समाचार, यानी जो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड, किसी बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई न्यूज बन रही है तो उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी रक्षा समाचार, जिसमें हम डिफेंस न्यूज डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस बजट से रिलेटेड कोई न्यूज है, कोई इनोवेशन है, उससे रिलेटेड है, तो जितनी भी न्यूज है डिफेंस से रिलेटेड वो इस कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, खेल समाचार देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड खबरों पर चर्चा करेंगे। रीसेंट कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल रैंकिंग है और रिपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी खबरें बन रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारी कैटेगरी होगी रीसेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंस, जो सम्मेलन और शिखर सम्मेलन है उनसे रिलेटेड जितनी न्यूज बन रही है। उसके साथ साथ नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पर, तो जितनी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जितनी भी नियुक्ति और इस्तीफे हो रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी कि आज के सेशन में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो 11 कैटेगरीज में हम आज की न्यूज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सारांश और समरी, यानी क्विक रिवीजन ऑफ द सेशन। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पहली नेशनल न्यूज के साथ। देखो, नेशनल न्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है। तो अभी सरकार ने क्या किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नरेंद्र मोदी को अध्यक्ष बनाकर आईएससी का पुनर्गठन किया है। तो आईएससी का क्या किया गया है, पुनर्गठन किया गया है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और 9 केंद्रीय मंत्री सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। तो एक एक करके देखते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, जिसे आईएससी या अंतर्राष्ट्रीय परिषद के नाम से जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को उसका हेड बनाकर क्या किया गया है, इस संगठन का बेसिकली पुनर्गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय समन्वय को बढ़ाना और सहकारी संघवाद को और ज्यादा क्या करना, मजबूत करना। तो जो स्टेट सेंटर और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है उनको आपस में क्या किया जा सके, और ज्यादा एनहेंस किया जा सके। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आईएससी की स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अमित शाह क्या होंगे, जो स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे वो आईएससी की। नेक्स्ट है समिति आईएससी सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और अध्यक्ष परिषद द्वारा संदर्भ मुद्दों को संबोधित करने के लिए क्या होगी, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी या जिम्मेदार होगी। तो सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अध्यक्ष बनाकर, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और 9 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, आईएससी का पुनर्गठन किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। IREL और UKTMP, तो ओडिशा में संयुक्त उद्यम टाइटेनियम स्लेग स्थापित करेंगे। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जो उड़ीसा में क्या स्टेब्लिश करेंगे, टाइटेनियम स्लैग को उड़ीसा में स्टेब्लिश करेंगे। तो देखते हैं एक बार न्यूज से क्या क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो जो IREL इंडिया लिमिटेड और कजाकिस्तान के उस्त कामेनोगार्स टाइटेनियम और मैग्नीशियम प्लांट JSC ने ओडिशा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन के लिए IREUK टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना के लिए एक संयुक्त उद्यम पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य निम्न ग्रेड इल्मेनाइट को उच्च ग्रेड फीड स्टॉक में परिवर्तित करके भारत की टाइटेनियम मुख्य श्रृंखला को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और ज्यादा मजबूत करना है। उसके साथ साथ मैं बात करूं, UKTMP JSC टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन के लिए तकनीक प्रदान करेगा और उनके टाइटेनियम स्पंज संयंत्र में इनपुट के लिए सहमत मात्रा भी लेगा। तो 2 का है IRECL और UKTMPT। तो पूछ लेगा यहाँ पे कि उड़ीसा में टाइटेनियम स्लैग स्थापित करने के लिए किन किन कंपनीज ने समझौता किया है। तो IRL लिमिटेड ने और उसके साथ साथ UKTMPL। नेक्स्ट, समझौते पर परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर AK मोहंती और कजाकिस्तान के राजदूत नुरलान झालगासबेस की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
क्लियर। तो इंडिया का और कजाकिस्तान का टाइप या तो हम बोल सकते हैं, या दो ऑर्गेनाइजेशन का IREL और यूके TMP का टाइप बोल सकते हैं। टाइटेनियम के लिए कहां पर स्टेब्लिश होगा? उड़ीसा में। नेक्स्ट देखो बैंक और फाइनेंस से है, तो स्टेट न्यूज से और नेशनल न्यूज से जितनी इंपॉर्टेंट बन रही है वो डिस्कस की। नेक्स्ट बैंक से देखते हैं। आरबीआई ने अनिवार्य स्पोर्ट डील्स रिपोर्टिंग के साथ विदेशी मुद्रा निगरानी का क्या किया है? विस्तार किया है। तो स्पोर्ट डील किसकी है? आरबीआई की है, विदेशी मुद्रा निगरानी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लेन देन डेटा की पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए स्पोर्ट डील्स को शामिल करते हुए अपनी विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का क्या किया है? विस्तार किया है। अधिकृत डीलरों को 10 फरवरी 2025 से भारतीय क्लीयरिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड के व्यापक रिपोजिटरी को सभी अंतर बैंक विदेशी मुद्रा स्पोर्ट, जिसमें नगद और टर्म लेन देन शामिल है, की रिपोर्ट करनी होगी। उसके साथ साथ विस्तारित रिपोर्टिंग ढांचा विदेशी मुद्रा बाजार से पारदर्शिता और डेटा की पूर्णतः सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। तो आरबीआई ने अनिवार्य स्पोर्ट डील्स रिपोर्टिंग के साथ विदेशी मुद्रा निगरानी, यानी जो बेसिकली क्या है, फॉरेक्स मनी है जो ये फॉरेक्स एक्सपेंड है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए मैंडेट किया है। तो यह परिवर्तन आरबीआई को वास्तविक समय में विदेशी मुद्रा बाजार के रुझानों को ट्रैक करने और तरलता और अस्थिरता का बेहतर आंकलन करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से यह आरबीआई ने एटीएम कैसेट स्वैप तंत्र के कार्यान्वयन को मार्च 2025 तक के लिए क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और एटीएम ऑपरेटरों के लिए एटीएम में पैसे की पुनः प्रवृत्ति के लिए कैसेट स्वैप तंत्र को लागू करने की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक के लिए अगेन इंक्रीज कर दिया है। क्लियर। तो कैसेट स्वैप तंत्र में नकदी पुनः पूर्ति के दौरान मुद्रा नोटों से भरे लॉक करके योग्य कैसेटों की अदला बदली शामिल होगी। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य जो नया सिस्टम है उसमें सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करना और एटीएम संचालनता की सुरक्षा को बढ़ाना है। लॉक करने योग्य कैसेट में स्विच करने की सिफारिश केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित मुद्रा आंदोलन पर समिति की एक रिपोर्ट पर आधारित थी। तो एटीएम कैश स्वैप तंत्र के कार्यान्वयन को मार्च कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2025 तक के लिए बढ़ाया गया। अगर पूछे किसके थ्रू बढ़ाया गया, तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक दो पॉइंट्स और पता होने चाहिए आपको आरबीआई से। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में, और मुंबई लाया गया इसे 1937 में। रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन है जो आरबीआई के स्टैब्लिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये है। कर्नाटका बैंक ने अभी क्या किया है? 2 फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी छात्र हैं उनके लिए 2 नए वित्तीय उत्पादक लॉन्च किए हैं, केबीएल पीक और केबीएल जीनियस। तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने युवा पीढ़ियों को सशक्त बनाने के लिए 2 वित्तीय उत्पाद केबीएल पीक और केबीएल जीनियस को क्या किया है? अभी हाल ही में लॉन्च किया है। केबीएल पीक एक शिक्षा ऋण है जिसमें 2 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण और ट्यूशन फीस, आवास यात्राएं, किताबें और लैपटॉप के लिए व्यापक कवरेज शामिल है। केबीएल जीनियस एक छात्र बचत खाता है जिससे मुफ्त साइबर बीमा और डेबिट कार्ड पर विशेष लाभ क्या है? शामिल है। ये उत्पाद छात्रों को वित्तीय स्वतंत्रता के साथ अपने शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने और भारत की बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था में योगदान देने का क्या रखते हैं? पूर्णतः लक्ष्य रखते हैं। तो याद रखना है केबीएल पीक, आप नाम से भी याद रख सकते हैं। केबीएल कहां से? कर्नाटका बैंक और जीनियस, 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है ई बैंकिंग गारंटी। तो किसने स्टार्ट की? अभी पंजाब एंड सिंध बैंक ने। तो पंजाब और सिंध बैंक ने क्या किया? ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में एक ई बैंक गारंटी सुविधा का क्या किया? अनावरण किया है। ई बीजी सुविधा कागजी बीजी जारी करने की प्रक्रिया को ई स्टैंपिंग और ई हस्ताक्षरों के साथ बदल देती है। यह पहल टर्न अराउंड टाइम, जिसे हम टेट के नाम से जानते हैं, उसको कम करने और धोखाधड़ी को रोककर आवेदकों को और लाभकारियों के लिए व्यापार की सुगमता को बढ़ाती है। तो याद रखना है ई बैंक गारंटी किसके थ्रू स्टार्ट की गई है? पंजाब एंड सिंध बैंक के थ्रू। क्लियर? ओके। सुरक्षित संचरण और उन्नत पारदर्शिता भौतिकी बीजी की सत्यापन में प्रयासों समय बचाती है। नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस है। भारत का कुल निर्यात अप्रैल अक्टूबर 2024 के दौरान कितना रहा है? 468.27 बिलियन अमेरिका डॉलर रहा, जिससे अनुमानित वृद्धि कितनी रही है? 7.28%। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अभी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें भारत का अप्रैल से अक्टूबर तक के लिए जितना भी बेसिकली एक्सपोर्ट है वो कितना बताया है? 7.8% वृद्धि बताई है, और कुल कितना बताया ये? 468.27। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपोर्ट याद रखना है आपको, अप्रैल टू अक्टूबर 2024। और किसके थ्रू ये डेटा बेसिकली
दिया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के थ्रू। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2024 के लिए भारत का कुल निर्यात कितना रहने वाला है? 73.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2023 से 19.08% की सकारात्मकता वृद्धि को दर्शाता है। अक्टूबर 2024 के लिए कुल आयात का अनुमान 83.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो अक्टूबर 2023 से 7.7% की वृद्धि प्राप्त कर रहा है। अप्रैल अक्टूबर 2024 के दौरान संचयी निर्यात 468.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो वृद्धि में कितना है? अगर परसेंटेज डेटा में बात करूं तो 7.28% है। अप्रैल अक्टूबर 2024 के दौरान संचय आयात का अनुपात 531.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। संचय का मतलब क्या हो गया? जो कम्युलेटिव इंपोर्ट्स है वो एस्टिमेट किया गया 7.05% की वृद्धि के साथ। नेक्स्ट डिफेंस से है, इंडिया ने रशिया के साथ क्या किया है? अभी उन्नत पैट्रिस वायु रक्षण प्रणाली के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एडवांस पेंसिर एयर डिफेंस सिस्टम भारत इसके साथ मिलकर बेसिकली इस डिफेंस सिस्टम को एस्टेब्लिश करेगा रशिया के साथ मिलकर। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। तो देख लेते हैं एक बार। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसे बीडीएल के नाम से जानते हैं, और उसके साथ साथ रशिया की है रोसोबोरन एक्सपोर्ट, जिन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है ताकि भारत की वायु क्षमताओं को और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सके या भारत की वायु क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसमें अगर मैं बात करूं तो 5वें भारत रूस जो बेसिकली ये अंतर सरकारी आयोग है उप समूह की बैठक में गोवा में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो कहां पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये गोवा में हस्ताक्षर किए गए। उसके अलावा बात करें, पेंसिर वायु रक्षा प्रणाली को हवाई खतरों से सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए डिजाइन किया है, और इसमें छोटी सी मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ दोहरी 30 मिलीमीटर स्वचालित तोपें शामिल। यह प्रणाली 36 किलोमीटर दूर है और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों का पता लगा सकती है और उन्हें संग्रह कर सकती है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भारतीय वैज्ञानिकों ने PRL के TOI 665 IB नामक एक ग्रह की खोज की, जो पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कवरी भी। तो अहमदाबाद के भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने एक नई शनि के आकार के ब्रह्मग्रह, जिसका नाम क्या है? TOI 665 IB, उसकी खोज की है, जो एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा कर रहा है। TOI 665 IB पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है और 60 गुना भारी है। इसे उन्नत परास-2 स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके पहचाना गया। तो ये स्पेक्ट्रोग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू इसे क्या किया गया है? डिस्कवर किया गया है। तो कौन सा स्पेक्ट्रोग्राफ है? पारस-2 स्पेक्ट्रोग्राफ। नेक्स्ट, ग्रह नेपच्यून रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है और अपने तारे की परिक्रमा निकटतम 5.06 दिन के चक्र में करता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उसके ऑर्बिटल रोटेशनल की बात हो रही है, रेवोल्यूशन की बात हो रही है कि अपने तारे की परिक्रमा वो कितने दिन में करता है? 5 से या लगभग 5.25 दिन में अपना चक्र पूरा करता है। ग्रह की उच्च घनत्व यह सुझाव देती है कि यह चट्टानी और लोह समृद्ध पदार्थों से बना है, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम का एक हल्का आवरण भी है। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा। TOI 665 IB क्या है, जिसको भारतीय वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है? तो ये एक ग्रह की खोज हुई है जो अपने सूर्य जैसे एक तारे की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी से लगभग 5 गुना बड़ा और 60 गुना भारी है, जिसको पारस-2 के थ्रू पहचाना गया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज, काफी इंपॉर्टेंट है। वृद्धिमान शाह ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो भारतीय विकेटकीपर है और बल्लेबाज है वृद्धिमान शाह, जिन्होंने भी सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। लगभग 20 साल से वो भारत के क्रिकेट में अपना योगदान दे रहे हैं। शाह ने 40 टेस्ट और 9 वनडों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय विकेटकीपरों में दूसरे सबसे अधिक टेस्ट शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने 5 IPL फ्रेंचाइजी के लिए खेला और 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच भी खेला है। शाह घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं और पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण भी उन्हें मिला है। तो ये पूछ लिया जाएगा, बंग विभूषण से सम्मानित किस अभी भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो किसने की है? अभी वृद्धिमान शाह ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से है, PM मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की वर्षगांठ की शुरुआत की है। तो 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस मनाने और जनजातीय नेता धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जमुई बिहार का दौरा किया। इस कार्यक्रम ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की। PM मोदी ने उसके साथ साथ बिहार के जमुई में 6640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और
शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के बासरा पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की एक भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया और सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया है, बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इसमें है सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो अभी हमने कब सेलिब्रेट किया है, 16 नवंबर को हमने सहिष्णुता के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए या बेसिकली जो ये टॉलरेंस है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? तो यह असहिष्णुता के हानिकारक प्रभाव पर जोर देता है और ऐसी नीतियों को बढ़ावा देता है जो सभी के लिए समानता और अवसर सुनिश्चित करती हैं। पहली बार इस दिन को हमने 16 नवंबर 1996 को मनाया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। देखो, एक है इंटरनेशनल प्रेस डे और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल प्रेस डे, जो कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये बेसिकली जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसके कार्य शुरू करने के लिए प्रतिवर्ष हम 16 नवंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल प्रेस डे है, जिसे हम राष्ट्रीय प्रेस दिन के नाम से जानते हैं। 2024 की थीम की बात करूं तो प्रेस का जो ये बदलता स्वरूप है ये क्या रखी गई है, इस बार की थीम रखी गई है। थीम याद रखनी है, प्रेस का बदलता स्वरूप 2024 के लिए। भारत प्रेस परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1966 को की गई, तो इसने 16 नवंबर 1966 को अपना कार्य करना शुरू किया था। तभी से हम 16 नवंबर को या उसी की वजह से हम भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की वजह से हम 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्या करते हैं, बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। तो यह दिन पत्रकारिता में उच्च मानकों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को उजागर करता है कि प्रेस किसी भी प्रकार के खतरों से प्रभावित न। नेक्स्ट है भारतीय पेटेंट ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। तो वीपो ने अभी 2024 की रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत क्या हुआ है, जो ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन है उसमें टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हुआ है। क्लियर? तो रिपोर्ट वैश्विक आईपी फाइलिंग प्रवृत्ति का आकलन करती है और शीर्ष अर्थव्यवस्था में पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन आवेदन में महत्वपूर्ण वृद्धि को भी दर्शाती है। भारत की वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकारों में वृद्धि इसके बढ़ते नवाचार और रचनात्मकता को भी दर्शाती है। रिपोर्ट आर्थिक विकास और प्रगति में बौद्धिक संपदा के महत्व को भी रेखांकित करती है। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से है, अभी एलन मस्क को फॉर्च्यून की उद्घाटन 100 सबसे शक्तिशाली व्यापारी लोगों की सूची में शीर्ष पर रखा है और भारत से रिलायंस के मुकेश अंबानी भारत में टॉप पर है और वैसे विश्व में कौन से स्थान पर हैं, 12वें स्थान पर है। तो फॉर्च्यून की रिपोर्ट है जो आपको याद रखनी है। रिपोर्ट का नाम क्या है, व्यवसाय में 100 सबसे शक्तिशाली लोग, जहां पर एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ ने टॉप पर रखा गया है। वहीं जेनसन हुआंग एनवीडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के सीईओ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है उसको इस सूची में 12वें नंबर पर रखा गया है। सूची में 18 महिला सीईओ और व्यापारिक नेताओं को शामिल किया गया जो प्रौद्योगिकी और एआई में उनके परिवर्तनकारी प्रभाव को भी उजागर करते हैं। नेक्स्ट समिट एंड कॉन्फ्रेंस है, नीति आयोग ने नई दिल्ली में राज्यों में हरित परिवर्तन पर संगोष्ठी का या फिर मैं बात करूं किसका, सिंपोसियम का आयोजन किया। तो ग्रीन ट्रांजिशन इन स्टेट्स कहां पर आयोजित हुई है, नई दिल्ली में, और किसके थ्रू, नीति आयोग के थ्रू। तो नीति आयोग ने स्थिरता, रोजगार और विकास फाउंडेशन के साथ मिलकर राज्यों में हरित परिवर्तन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी 2070 तक शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने और 2047 तक विकसित भारत की दृष्टि को पूरा करने के भारत के लक्ष्य के साथ का समर्थन करती है। नीति आयोग ने राज्यों को उनके हरित संक्रमण को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए ऊर्जा संक्रमण के लिए सतत समाधान को तेज करके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। संगोष्ठी में राज्यों में ऊर्जा संक्रमण को सुगम बनाना, पहल का शुभारंभ और भारत में हरित संक्रमण को सक्षम बनाने पर एक पैनल चर्चा भी शामिल है। नेक्स्ट डिफेंस है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएफ में पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। तो पहली महिला बटालियन सीआरएफ में उसकी मंजूरी मिल गई है। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है, सीआईएसएफ में भी महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जाए और अधिक युवा महिलाओं को बल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। महिलाएं सीआईएसएफ का 7% से अधिक हिस्सा है और नई बटालियन वीआईपी सुरक्षा और हवाई अड्डों और दिल्ली मेट्रो रेल में सुरक्षा की भूमिका को निभाएगी। नई बटालियन के मुख्यालय के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और स्थान चयन की तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से है, मोहम्मद तैयब इकराम नए एफआईएच अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है, मोहम्मद तैयब इकराम को, और वो कौन से अध्यक्ष बने हैं, 13वें अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। तो अभी 49वीं मीटिंग हुई थी एफआईएच की मस्कट ओमान में, वहीं पर इनको
से इस पद के लिए चुना गया। इनका वर्तमान कार्यकाल 2032 तक जारी रहेगा और 22-24 के बीच नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद उनकी अंतरिम अध्यक्षता के बाद ये इनका कार्यकाल है। उन्होंने FIH अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और महाद्वीपीय विकास अधिकारी और FIH विकास और शिक्षा समिति के से अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की है। इकराम को कई प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया, जिसमें FIH प्रेसिडेंट अवार्ड और मकाऊ राष्ट्रीय खेल मेरिट पद शामिल। नेक्स्ट है अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के न्यू अध्यक्ष किसको चुना गया? अरविंद सिंह साहनी को, जो सतीश कुमार वुड्डूगिरी का स्थान लेंगे। क्लियर? उनके साहनी ने पहले ICO के पेट्रोकेमिकल डिवीजन में बिजनेस डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है और उनके पास रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। साहनी टेरा क्लीन लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं, जो इंडियन ऑयल की एक सहायक कंपनी और टिकाऊ समाधान पर केंद्रित है। तो ये थे कुछ हमारे 20 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। अब एक बार क्विक रिवाइज करते हैं सेशन हमने क्या क्या डिस्कस किया है। राष्ट्रीय समाचार में हमने शुरुआत की थी सबसे पहले तो ISC की जिसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है मोदी जी की लीडरशिप में। राज्य समाचार में हमने IREL और UKTMP का ज्वाइंट वेंचर देखा था, टाइटेनियम स्लैग के लिए उड़ीसा में स्टैब्लिश किया जा सके। बैंक और वित्त में हमने देखा था RBI ने अनिवार्य स्पॉट डील्स रिपोर्टिंग के साथ विदेशी मुद्रा निगरानी का विस्तार किया। RBI ने ATM कैसेट स्वैप मैकेनिज्म को 2025 तक के लिए क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया। और कर्नाटका बैंक से 2 फाइनेंशियल प्रोडक्ट देखे थे हमने स्टूडेंट्स के लिए, और पंजाब और सिंध बैंक से ई-बैंक गारंटेड फैसिलिटी। उसके साथ MOC&I की हमने भारत की GDP बेसिकली एक्सपोर्ट अप्रैल से अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट देखी, जिसमें वृद्धि कितनी बताई गई? 7.28%। डिफेंस से हमने देखा था एडवांस पेंसिल एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने रशिया के साथ मिलकर बनाने का निर्णय लिया है। उसके साथ साथ हमने देखा कि भारतीय साइंटिस्टों ने एक न्यू प्लेनेट डिस्कवर किया जो अर्थ से 5 गुना बड़ा है। स्पोर्ट्स में हमने देखा था रिद्धिमान शाह ने क्रिकेट से सभी जो प्रारूप है उनसे संन्यास ले लिया। और इंपॉर्टेंट डेज में जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाया गया, सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस। रैंक एंड रिपोर्ट से भारत वीपो 2024 की ट्रेड, पेटेंट और बेसिकली ट्रेडमार्क औद्योगिक डिजाइन में 10 टॉप 10 में शामिल है। और फॉर्च्यून की हमने देखी थी 100 सबसे प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यापारी लोगों की सूची, जिसमें एलन मस्क टॉप पर है और रिलायंस के मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर है। शिखर सम्मेलन से राज्यों में हरित संक्रमण जो नीति आयोग ने नई दिल्ली में स्टैब्लिश किया। और रक्षा मंत्रालय से रक्षा समाचार से हमने CISF में पहली बार ऑल व्यूमेन बटालियन को मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में 2 देखे थे, FIH के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम जी और अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिस पर हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।